नमस्कार। कैसे हैं? लॉकडाउन के माहौल में हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैन कहानियों की श्रेणी में आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कठिन परिश्रम और संयम। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक आप बीती दो घटनाएं आपसे बताना चाहता हूं कि जैन कहानियां छोटी तो दिखती हैं, लेकिन उनके मीनिंगफुल बहुत ही लाइफ में बहुत उसका अलग से एक महत्व रखता है। सन 2004 की बात है। मैं अपने महान गुरु सिंसाई परवेज मिस्त्री के साथ 2004 में वर्ल्ड बुदोसाई आयोजक का वर्ल्ड बुदोसाई अटेंड करने के लिए ओकिनावा गया था। हमारे साथ बहुत से लोग बॉम्बे से गए थे, करीब 20-25 लोग हम लोग थे। और नाहा सिटी में के होटल, एक होटल है वहाँ पर, एक्का होटल, उस एक्का होटल में हम लोग टिके थे। जब भी हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तो हमारे साथ में लगभग 3 देश की और टीमें वहाँ पर रुकी हुई थी। तो सेंसाई ने हम लोगों को साइड में करके बैठा दिए और बोले कि पहले इन लोगों को चेक इन हो जाने दो, इसके बाद में हम लोग चेक इन करते हैं। और उस समय सेंसाई सिगरेट पीते थे। पहले 2 ग्रुप का चेक इन हो गया और मेरा पहला विदेश का दौरा था, तो इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को बहुत संभाल कर रखता था कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई संस्कारिक गलती ना हो जाए, क्योंकि हम गांव से आए हुए थे, मुंबई में रहते थे। आगे बढ़ करके चांस मिला था एक विदेश घूमने का, तो हम चले गए थे। तो सेंसाई के साथ में मैं बैठा था सामने वाले टेबल पर। सेंसाई उस समय सिगरेट पीते थे। उन्होंने सिगरेट जलाई, सिगरेट पिया और सिगरेट पीने के बाद में इस ट्रे में डाल दिया। इसके बाद हम लोगों का नंबर आया, हम लोग चेक इन हुए। चेक इन होकर के सब लोगों का बैग, अपना अपना बैग लेकर के होटल में चले गए। जब भी मैं बैग लेकर के जा रहा था, तभी मैंने नोटिस किया कि उस होटल के मेन लॉबी में, जहाँ पर हम चेक इन करते थे, रिसेप्शन पर बस खाली 3 लोग थे। वही 3 लोग बेल बॉय का काम कर रहे थे, कैशियर का काम कर रहे थे, रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे थे, हाउसकीपिंग का काम कर रहे थे। जो बोलिए वही 3 लोग थे, मल्टीटास्किंग काम कर रहे थे। उसमें से एक आदमी जो था, और बाकी 2 लोग व्यस्त थे, तो एक आदमी खाली हुआ। तो उसने अपना ग्लव्स पहना और एस्ट्रे में से अपना एक हाउसकीपिंग का चम्मच लिया और वो आकर के उस जहां पर सेंसाई ने सिगरेट पिया था, उस सिगरेट को एस्ट्रे में से निकाला, उसमें डाल के लेकर फेंक दिया। ये घटना मेरे लाइफ में बहुत ही देखने में तो छोटी घटना थी, लेकिन बहुत इम्पैक्ट डाला कि 3 लोग उस पूरे होटल को चला रहे थे। लगभग 7 मंजिला होटल था और इतने लोग आए हुए थे और उसको चला रहे थे। दूसरी घटना हुई 2012 की बात है। मैं अपने पत्नी के साथ ओकिनावा में था, नाहा में। वो भी वर्ल्ड बुदोसाई अटेंड करने के लिए गया था। तो उस टाइम हम, एक होटल है नाहा में, यामाइची करके, वो भी 7 माले का होटल है। यामाइची में हम दोनों लोग रुके थे। हमारे साथ में और भी कई मित्र मुंबई से थे, वो भी लोग रुके हुए थे। चूंकि मैं ज्यादा दिन के लिए गया था, तो बाकी लोग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए थे, मैं पहले से वहां पर रुका था। वहां पर हमने देखा कि एक वृद्ध महिला, करीब 65-70 साल की रही होगी, जिसके दोनों पांव भी ऐसे टेढ़े हो गए थे। वो वृद्ध महिला अकेली पूरे 7 महले की हाउसकीपिंग करती थी और हमारे मिसेज को रोज ला करके एक आरओ से 1 बोतल पानी भर करके रख करके जाती थी। तो जिस दिन चेकआउट होने का टाइम था, तो मेरे मिसेज ने बोला कि भाई हम चेकआउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जापानीज येन बचे हुए, इस औरत को हम लोग देके जाते हैं। तो इन्होंने उस औरत को देने की कोशिश करी, करीब 4-5 हजार येन रहा होगा, तो देने की कोशिश की, क्योंकि उसने बहुत सेवा किए थे। उसने सीधा रिफ्यूज कर दिया। लगभग 70 साल की महिला, पूरे होटल को हाउसकीपिंग करने वाली औरत, उसने
लेने से मना कर दिया। तब तक मैं आ गया, फिर मैं उसको समझाया कि ये आपको टिप नहीं दे रहे हैं, ये आपकी बेटी की तरह है, आपने इनके साथ में इतना हेल्प इनको किया है, 15-20 दिन हम लोग रहे हैं, इसलिए जो हमारे पास बचा था इन जो है इंडिया में ले जाकर हमको कुछ काम का नहीं है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। और उसने फिर स्वीकार किया। तो ये 2 घटनाएं ऐसी थी कि बाद में मैं जब पूछा, वहां से पता लगा, तो वहां पर जापान में देखा कि टिप लेना और देना दोनों सही नहीं माना जाता है। यानी आदमी जो भी काम करता है वो दिल लगा करके करता है, और वो दिल लगाने के बाद उसको कम मिले चाहे ज्यादा, लेकिन वो खुश रहता है। और खुशी ही का जो माहौल है वहां पर, वही जीवन का मेन है। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हालत बहुत खस्ता थी, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। वो लोग खाली स्वीट पोटैटो खा करके जिंदगी निकालते थे। लेकिन छोटा सा देश आज कहां से कहां चला गया। भारत इतना बड़ा विशाल देश, जनसंख्या दूसरा जनसंख्या वाला देश को वो 0.1% इंटरेस्ट पर देश की प्रगति के लिए लोन देने को तैयार है। तो हमने जब उसके बारे में ज्यादा कोशिश करने की कि भाई जापानी हमसे आगे कैसे निकल गए, तो एक ही चीज देखा कि वो जो भी काम करते हैं दिल लगा के करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, समस्या क्या हो गई कि जो हमें जो सिखाया गया वो खाली एक कंपटीशन के रूप में सिखाया गया। हमें पढ़ाई में जो किया गया वो दिमाग को पढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए किया गया, दिल से के लिए तैयार नहीं किया गया। कोई भी काम करने के लिए जीवन की कला कोई भी आप दिल से सीख सकते हैं, दिमाग से नहीं। दिमाग से 2+2 आप सीखेंगे, लेकिन दिल से आप जुड़ेंगे। 2+2 कैसे होता है, उससे जुड़ना होता है। तो स्कूलों और विद्यालयों में हमें शिक्षा मिली तो खाली कंपटीशन की कि सबसे अच्छा मार्क किसका आ जाता है और कहाँ पर कौन फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है, उसी कंपटीशन में हम रह गए। जिंदगी जीने की कला हमको नहीं सिखाई गई। जापान में मैंने देखा उनके साथ में। आज भी मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे बहुत देख के खुशी होती है कि वो जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं। दिमाग तो है ही है, जब दिल से आप काम करेंगे तो दिमाग उसके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए जापान आज कहां से कहां आगे आगे निकल गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो कठिन परिश्रम करते हैं उसमें संयम लाएं, और संयम लाने के लिए बहुत जरूरी है कि दिल और दिमाग का समन्वय होना बहुत जरूरी है। तो आज की कहानी का शीर्षक है दोस्तों, कठिन परिश्रम और संयम। कहते हैं कि जापान में एक जैन गुरु बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था और एक जैन मेडिटेशन का बहुत बड़ा शिक्षक था। ये बात एक नौजवान को मालूम पड़ी और वो बहुत जल्दी मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, इसलिए वो जैन टेम्पल में आया। आने के बाद देखा तो जैन मास्टर अपने एक स्थान पर बैठ करके जैन साधना में बैठे हुए थे। मास्टर अपने ध्यान में मग्न थे। नौजवान वहां पर आकर के उनको अभिवादन करके बैठ गया। मास्टर का ध्यान टूटा तो देखा कि कोई उनके लिए वेट कर रहा है। उन्होंने उसकी तरफ आकर के उससे पूछा कि नौजवान, आप मेरा इंतजार कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उनको फिर से अभिवादन करके बोला कि गुरुजी, मैं सुना हूं कि आप बहुत अच्छे मार्शल आर्ट के प्रशिक्षक हैं और मुझे आपसे मार्शल आर्ट सीखना है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चंद सवाल पूछना चाहता हूं। तो बोले, पूछिए। तो बोला कि अगर मैं कितने दिन में मैं इसमें महारत हासिल कर लूंगा, मार्शल आर्ट कितने दिन में सीख जाऊंगा? बोले, सीखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप हफ्ते में 3 दिन 2 घंटे का समय दें तो लगभग एक 6-7 साल में आप मार्शल आर्ट सीख जाएंगे। बोला, अगर मैं रोज सीखूं तो बोले, ये तो फिर तो कम से कम 10 साल लग जाएगा। नवजुवक बहुत परेशान हुआ कि अगर हफ्ते में 3 दिन सीखूं 2 घंटा तो 6-7 साल, और रोज सीखूं तो 10 साल। बोला, अगर मैं सुबह शाम सीखूं तो? बोले, लगभग 15 साल लग जाएगा। बोले, इसका मतलब मैं नहीं समझा। बोले, मित्र, तुम यहां पर जो आए हो मार्शल आर्ट सीखने के लिए और जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हो, उसके पीछे तुम्हारी कुछ छुपी हुई मनसा है। कला सीखना मनसा नहीं है, आपकी कुछ दूसरी छिपी हुई मनसा है। मेरे को लगता है कि आप किसी प्रतिशोध लेने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। तो जब उतना ही प्रतिशोध लेने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो
तो 3 दिन 2 घंटा काफी है। लेकिन जब आप उसको सीखने लगोगे तो वो बढ़ते जाएगा और उसमें आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। कला का कोई अंत नहीं है। जितना आप सीखेंगे संयम बढ़ेगा और संयम बनते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रतिशोध की भावना से बाहर निकल करके आप आगे आएंगे और आगे आने के बाद उस कला के महारत हासिल करने के लिए आप उसमें लग जाएंगे। तो इस कहानी का मतलब ये है कि प्रतिशोध की भावना में आप कोई काम मत करिए। अगर आप कोई सीखना है, कोई कला सीखना है तो उसको जरूर ध्यान से सीखिए और कला सीखना बहुत जरूरी है। संस्कृत में श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत और कला के बिना आदमी और पशु में बस इतना ही अंतर है कि पशु के पास सींग और पूंछ है और इंसान के पास नहीं है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप कला सीखें, लेकिन कला प्रतिशोधात्मक रूप में नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से एक सृजनात्मक होना चाहिए, जिससे कि आप सृजन करें, समाज का सृजन करें, अपना सृजन करें और देश का सृजन करें। बंधुओं, आज की कहानी का ये यहीं पर अंत करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक दूसरी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।